वॉइस जा रही है ना हमारी सबको? एक बार कोई बता दे, वॉइस जा रही है सबको? वॉइस मुझे नहीं आ रही। मिनट। आदित्य, वॉइस जा रही है? वॉइस शायद मुझे नहीं आ रही है। 1 मिनट चेक कर देते हैं। चलिए, हमारी वॉइस जा रही है ना आपको? ठीक है। आप लोग के साथ नहीं आ रही वॉइस। ठीक है। तो कल हमने बताया था आप लोग को कि कल हमने बताया था आप लोग कंसोल में कैसे वर्क करते हैं। तो कंसोल में वर्क करने के लिए एक सेकेंड में आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है। कल हमने बताया था आप लोगों को कि कंसोल में वर्किंग करने के लिए एज ए टेस्टिंग पर्पज के लिए हम लोग कंसोल में वर्क करते हैं। ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे वॉइस नहीं आ रही है आप लोग की। ठीक है। ठीक है। तो हमने कंसोल में कैसे चेक करते हैं कि मैंने कल आपको बताया था। तो एक बार कंसोल में हम लोग वर्क करके देख लेते हैं कैसे। जैसे हम लोगों ने दो नंबर को ऐड करना, फिर ग्रेटर नंबर फाइंड करना, फिर जैसे हम लोग वर्क करते थे डॉक्यूमेंट और राइट में। ठीक है। वैसे सेम काम कंसोल में करके हम चेक करते हैं कि कैसे हम वर्किंग होता है कंसोल में। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, कौन सा, ये 27 नंबर का प्रोग्राम है। ठीक है। इसमें कोई भी इरर्स आ नहीं रहा है। जैसे ये हमारा 27 नंबर का प्रोग्राम है, इसमें हमने बताया था कि कंसोल में मैंने 5 लिखा है, वेरिएबल A = 5, वेरिएबल B = 6, वेरिएबल C = 8। फिर हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग में ए की वैल्यू को पास किया है, कंसोल डॉट लॉग में सी की वैल्यू को पास किया है, और कंसोल कंसोल डॉट लॉग में बी की वैल्यू को पास किया। तो मैंने इन सारे वैल्यू को पास करके और इनके वेरिएबल को प्रिंट कराए थे ना। तो ये यहाँ पर मैंने रन कराया है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। अब हम कंसोल का यूज करके हम चेक करेंगे कि क्या वो प्रिंट हो रहा है कंसोल में कि नहीं। यहाँ पर जब हम कंसोल में आ रहे हैं, तो कंसोल में यहाँ पर ये ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो रही है बताइए। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 प्रिंट हो रही है, सी की वैल्यू 8 प्रिंट हो रही है, बी की वैल्यू यहाँ पर 6 प्रिंट हो रही है। हो रहा है ना। तो सेम काम हम लोग को करते हैं किसमें, कंसोल में। लेकिन कंसोल हमें एरर बताता भी है। क्या होता है कि जीएस में जब हम वर्क कर रहे थे, तो अगर यहाँ पर मैं सी को डिफाइन नहीं करता हूँ,
सी को डिफाइन नहीं करता हूँ और रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए की वैल्यू बी की वैल्यू तो प्रिंट हो जाता, लेकिन सी की वैल्यू नहीं बताता कि सी में एरर है या नहीं है। सी में एरर है या इस प्रोग्राम में नहीं है, जेएस में अगर हमको उसको टेस्ट करना हो तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, हमको कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पर वो एरर बताता है, एरर फाइंड करके बताएगा कि अनकॉट रेफरेंस एरर, मतलब कह रहा है कि सी इज नॉट डिफाइंड, बताता ये है कि आपने सी को डिफाइन नहीं किया है कहीं प्रोग्राम में। यहाँ पर एरर चेक करने के लिए हमें कंसोल में जाकर, यह एक प्रकार का स्क्रिप्टिंग के लिए एक टेक्स्ट एडिटर टाइप का ही होता है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसमें भी हम यूज करके लिख करके कंसोल में चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर बता रहा है, पार्टिकुलर लाइन को भी बता रहा है और कहाँ पर क्या एरर है उसको भी बता रहा है कंसोल, ठीक है। तो ये होता है कंसोल का वर्किंग। और लाइन जब तक ये वाला हम सी नहीं डिफाइन होता है, आगे का भी वो वर्ड हमें प्रिंट करके नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना अंशु, वाइज आ रही है आपको? आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है हमको। ठीक है, तो जब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारा एरर कहाँ पे है, तो एरर चेक करने के लिए हमें जेएस में कंसोल का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंसोल सबको समझ में आया है ना? जैसे लाइक यहाँ देखिए, कंसोल को ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है यहाँ पर जाते हैं, मोर टूल्स पे जाते हैं, मोर टूल्स के बाद डेवलपर टूल्स पे जाएंगे तो हम कंसोल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो भी हम कंसोल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और ऐसे हम कंट्रोल शिफ्ट आई को भी क्लिक करेंगे तो कंसोल को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसोल को ओपन करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीका मैंने आप लोग को बताया है। अब कंडीशन ये है कि एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं प्रोग्राम 29.html, प्रोग्राम 29.html, मैंने इसको, इस प्रोग्राम को इस नेम से सेव किया, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को रन करा दिया। अब इस प्रोग्राम को तो मैंने रन करा दिया, लेकिन अब हमको क्या करना है कि हमको कंसोल में वर्क करना है, कंसोल में चेक करना है, कंसोल में दो नंबर को ऐड करना है, कंसोल में हमको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। सेम काम जो भी हमने आपको बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ब्राउजर पे प्रिंट कराने के लिए, सेम काम हमको कंसोल में करना है कि कंसोल में कैसे वर्किंग करते। उसके लिए हम इंस्पेक्ट करके ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम कंसोल में जाएंगे और कंसोल में यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है क्योंकि मैंने प्रोग्राम में कुछ लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिख दे where a = 5, ठीक है, और ये आ रहा है अनडिफाइंड, उसके बाद से हम लिख दें where b हम लिख दें 6, ठीक है। तो दो वेरिएबल को हमने कंसोल में डिफाइन कर लिया ना। अब ये बता भी रहा है कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं where c = a +
बी और मैसेज देते हैं कंसोल डॉट लॉग में इस सी की वैल्यू को क्या कर दें, प्रिंट कर दें और इंटर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 11 आंसर आ रहा है। 5 और 6 को हमारा मिलकर कितना आंसर आ रहा है, 11 आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि कंसोल में कैसे वर्किंग हो रहा है। कंसोल में हम एक डेवलपर्स के लिए टेस्टिंग पर्पज के लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या कौन सा एरर कहाँ पे आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंसोल में करते हैं। ठीक है, तो कंसोल में भी सेम काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कंसोल में ही हमने लिख दिया है वेरिएबल ए इक्वल टू 5, वेरिएबल बी इक्वल टू 6, वेरिएबल सी इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पर मैंने वेरिएबल सी को डिफाइन करने के बाद कंसोल में हमने सी को क्या कर दिया है, प्रिंट भी कर दिया है। प्रिंट कर दिया है ना। ऐसे ही हमको वेरिएबल ए इक्वल टू 5 लेते हैं, फिर हमने लेते हैं वेरिएबल फिर लेते हैं बी इक्वल टू 6 लेते हैं। उसके बाद से हम लेते हैं इफ़ का कंडीशन। इफ़ के कंडीशन में यह पास करते हैं कि यदि ए इज ग्रेटर देन बी हो, यदि ए इज ग्रेटर देन बी हो तो हमारा एक मैसेज चला जाए कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग में एक मैसेज चला जाए कि क्या मैसेज चला जाए, कंसोल डॉट लॉग में मैसेज चला जाए कि ए इज ग्रेटर। ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में ये एक मैसेज चला जाए कि ए इज ग्रेटर। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया और इंटर कर दिया। ध्यान रखिएगा, इंटर नहीं करना है आप लोग को। यहाँ पर मैंने ओपन किया, क्लोज किया और इंटर कर दिया तो ये अनडिफाइंड बता रहा है। फिर हम कंडीशन को लिखेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक न्यू समझ में आ रहा है सबको, ध्यान दीजिएगा कंसोल का वर्किंग। हम बस वन टॉपिक समझाएंगे आपको, उसके बाद सारा वर्क आपको करना है। क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर का ग्रेटर नंबर फाइंड करना सब कुछ बताए हैं। सेम काम कंसोल में करते हैं। कंसोल हमें बताता है कि हमारा एरर कहाँ पे है, किस लाइन पे हमारा एरर है और कौन सा एरर है। ठीक है, तो ये काम हमें कंसोल में सीखने को मिलता है। ठीक है आदित्य, समझ में आ रहा है आदित्य, मैसेज कीजिए एक बार। ओके, तो कंसोल का मेन काम यही होता है कि हमारा एरर कहाँ पे है, कौन से लाइन में एरर है, क्या एरर है, ये सारी चीज़ें हमें कंसोल में सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम सेम काम करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, फिर हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं वेरिएबल ए इक्वल टू 5 और लिख देते हैं वेरिएबल बी इक्वल टू 6, उसके बाद से लिख देते हैं इफ कंडीशन में सेम काम ए इज ग्रेटर देन बी और कंडीशन देते हैं कि कंसोल डॉट, कंडीशन ये देते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, लॉग मेथड उस दिन मैंने बताया था क्या करता है, कंसोल में किसी भी प्रिंट करता है ए इज ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद से मैंने लगाया कामा, उसके बाद से इसको लिखा, इसके बाद से इंटर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर हमको एल्स लिखना है, एल्स के बाद से फिर लिखना है कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिखना है कि बी इज ग्रेटर। ठीक है, बी इज ग्रेटर, उसके बाद से बंद करना है और इंटर करेंगे तो यहाँ पर हम टेस्ट हो जाएगा कि क्या आ रहा है, बी इज ग्रेटर, मतलब हमारा वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में हमारा क्या है,
बी इज ग्रेटर। अब सेम काम करेंगे, इसको कंट्रोल सी, सेम काम करेंगे, देखना वेरिएबल ए इक्वल टू 5, वेरिएबल बी इक्वल टू 6। इफ में हमने चेक कर दिया कंसोल डॉट लॉग में ए इज ग्रेटर, एल्स में कंसोल डॉट लॉग में बी इज ग्रेटर, और हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब सेम काम करते हैं, मैंने कंसोल में हम लोगों ने चेक कर लिया कि अब कोई भी एरर नहीं है, सारा वेरिएबल डिफाइन है। अब सेम काम हम लोग जाते हैं इस प्रोग्राम में, और अब देखना, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद से जाते हैं कंसोल में, कोई भी हमारा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब हम जाते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल ए इक्वल टू 5, उसके बाद से लिखते हैं वेरिएबल बी इक्वल टू 6, उसके बाद से लिखते हैं इफ के कंडीशन में लिखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या प्रिंट हो जाए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा कंसोल डॉट लॉग में यह प्रिंट हो जाए कि ए इज ग्रेटर, ठीक है। और देखना, और एल्स में क्या प्रिंट हो जाए, एल्स में हमारा ये प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग में यह प्रिंट हो जाए कि बी इज बी इज बी इज ग्रेटर, ठीक है, ठीक है, कंसोल में यह प्रिंट हो जाए। अब हम इसको रन करा कर देखते हैं, जब हम पेज को रन कराएंगे तो अब हमारा मैसेज कंसोल में भी जाएंगे, तो मैसेज क्या आ रहा है चेक करने पे कि बी इज ग्रेटर। तो या तो हम कंसोल में ही उस चीज़ को लिख कर टेस्ट कर कर चेक कर सकते हैं, फिर अपने प्रोग्राम में जाकर हम उसको लिख सकते हैं। कंसोल में लिखने का मतलब ये होता है कि कोई भी एरर वगैरह आए तो यहाँ पर हमको बता सकता है वहाँ पर, ठीक है। ठीक है आदित्य, समझ में आया इतना? वॉइस क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कंसोल में देखिए क्या होता है, अगर आप यहाँ पर वेरिएबल बी को डिफाइन ही नहीं करते हो, सिर्फ आपने लिख दिया वेरिएबल ए इक्वल टू 5 और यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, और पेज को यहाँ पर क्या कर रहे हो, पेज को आप यहाँ पर रन कर भी करा रहे हो, तो पेज को जब रन करा रहे हो तो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एरर है वो यहाँ पर अब आप आओगे तो यहाँ पर बता रहा है, क्या बता रहा है कि अनकॉट रेफरेंस एरर बी इज नॉट डिफाइन, कि बी हमारा क्या है डिफाइन नहीं है। लेकिन ये मैसेज हमारे ब्राउजर पे शो नहीं कर रहा है, कंसोल में शो कर रहा है। तो एक्चुअली हमको ये पता करना होता है कि हमारा एरर क्या है जीएस में, तो इसको कैसे पता करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो हमने बताया है कि आप लोग आज जाकर कंसोल में यह चेक कर सकते हैं कि हमारा एरर क्या है, ठीक है। कंसोल एक डेवलपर्स की टेस्टिंग पर्पस के लिए भी यूज की जाती है, मैंने कल आप लोगों को लिखवाया भी था, इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि नहीं,
सब लोग बताइए, लिखवाए थे कि नहीं? मैसेज कीजिए आप लोग। वॉइस आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो चीजें यहाँ पर आप लोग 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को सब्ट्रैक्शन करना, 2 नंबर का आप लोग एडिशन निकालना, ग्रेटर नंबर निकालना, मैक्स नंबर निकालना, टेबल प्रिंट करना, आप सारा वर्क कंसोल में करके ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिएगा। मैंने जीएस का हर एक चीज पढ़ा दिया है। एक वन टॉपिक बचा हुआ है, ऑन चेंज मेथड क्या होता है, कि ऑन चेंज क्या करता है। ऑन चेंज मैंने नहीं पढ़ाया है ना? बताइए एक बार कोई। ऑन चेंज, ऑन चेंज मैंने बताया है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑन चेंज मेथड क्या करता है, कि हमारा ऑन चेंज मेथड से कैसे हमारा ऑन चेंज मेथड काम करता है। तो ऑन क्लिक, ऑन चेंज, इस दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कि ऑन क्लिक क्या कर रहा है और ऑन चेंज क्या कर रहा है। तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, देन हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन समझ लिए हैं। ठीक है, ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन की अप, ऑन क्लिक, ये सारे फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना बताए हैं, एडिशन करना बताए हैं, मैक्स नंबर बताए हैं, कैलकुलेटर डिजाइन करना बताए हैं, उसकी जेएस से वर्किंग बताए हैं, कैप्चा बताए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वन बाय वन पढ़ाया है। बाकी ऑन चेंज देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना? बताइए आदित्य। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, और उस प्रोग्राम में हम लोग यह देखते हैं कि ऑन चेंज मेथड क्या क्या वर्किंग करता है। ठीक है, तो ऑन चेंज मेथड के लिए सबसे पहले सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम मेरा है 30.html, ठीक है, 30.html। ठीक है, प्रोग्राम 30.html। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑन चेंज मेथड देखते हैं, तो बनाते हैं एक प्रोग्राम। हेड, हेड के अंदर स्क्रिप्ट, ठीक है, हेड के अंदर स्क्रिप्ट लेते हैं। इसके बाद से क्या लेते हैं, इसके बाद से हम लोग लेते हैं बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर
हेड के नीचे बॉडी। अब देखना हमें बेसिकली ऑन चेंज कहाँ पे वर्क करता है। हाँ हाँ, ये सब भी बताएंगे, ठीक है। ऑन की, अब ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ये क्या काम करता है कि जैसे हमने ऑन की अब तो बता दिया है ना, ऑन की अब बताया है मैंने, बताया है ना ऑन की अब टेक्स्ट एरिया मैसेज में। ऑन की प्रेस भी समझाया था कि कोई बटन पे आप क्लिक करते हो वन पे तो वो वन ही मैसेज देगा, ठीक है। अगर वन पे क्लिक करते हो तो वो वन ही मैसेज देगा, ठीक है। ऑन की डाउन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं राइट क्लिक करते हो तो वो मैसेज वहीं पर देगा, बता देंगे सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमको स्क्रिप्ट में क्या करना है कि हम कोई सेलेक्ट टैग लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट टैग, ये हमने एक सेलेक्ट टैग लिया है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट टैग में ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या ले लेते हैं, रेड, ठीक है। ऑप्शन में रेड ले लेते हैं, फिर दूसरा वैल्यू लेते हैं ऑप्शन, और इसमें हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। वैसे हम लोग ने कई सारे ऑप्शन ले लेते हैं, रेड, ग्रीन, फिर यहाँ पर लेते हैं ऑरेंज, फिर यहाँ पर लेते हैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज, यहाँ पर फिर लेते हैं हेलो, ठीक है। ये हमारे सेलेक्ट में कई ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब देखना, अब हमको करना क्या है कि एक फंक्शन बनाना है। एक फंक्शन बनाते हैं डेमो नाम से, ठीक है। और इस फंक्शन पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, इस फंक्शन पे यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अलर्ट में एक मैसेज आए, क्या मैसेज आए, अलर्ट में एक मैसेज आए हाय, ठीक है। अलर्ट में एक मैसेज आए हाय नाम का, और इस सेलेक्ट इसको रन कराते हैं। तो ये हमारा एक बॉक्स आ गया है सेलेक्ट का। जैसे हम रेड पर क्लिक करें तो ये सेलेक्ट आ रहे हैं, तो ये तो अभी हमारा कोई मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं ऑन क्लिक और ऑन चेंज में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक लिखा, और ऑन क्लिक पे ये डेमो नाम का जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। ऑन चीज पे मैंने डेमो नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब हम इस सेलेक्ट टैग पे क्लिक करेंगे तो ये हाय का मैसेज दे रहा है, मतलब ये सेलेक्ट टैग हमको ओपन ही नहीं करने दे रहा है, ये बार बार हाय का मैसेज दे रहा है, मतलब ये सेलेक्ट टैग हमको क्या कर रहा है, ओपन ही नहीं करने दे रहा है। ऑन क्लिक मेथड क्या करता है कि जैसे ही आप पेज पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप उस वैल्यू पर क्लिक करोगे जिस पे आपने ऑन क्लिक दिया है, वो एक मैसेज देगा, वो ओपन ही नहीं करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा है ना। सॉरी कट गया था वो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि वो ओपन ही नहीं करने दे रहा है हमारा माउस, ठीक है।
ये क्या कर रहा है कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ये हाय का मैसेज दे रहा है, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हाय का मैसेज हमको शो कर रहा है इस पे। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो हाय का अब मैसेज वॉइस आ रही है ना सबको, वॉइस आ रहा है मनीषा, वॉइस आ रहा है? यस सर। ओके, अब वॉइस भी आ रही है सबकी, ठीक है, सबका वॉइस आ रहा है मुझे, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमको अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं, अगर हम इस पे रेड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ड्रॉप डाउन हमको ओपन ही नहीं करने दे रहा है। इस ड्रॉप डाउन पे हमारा एक पॉपअप में मैसेज आ जा रहा है हाय का, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने कोड पे। अगर इस ऑन क्लिक के जगह हम लोग लिख देते हैं ऑन चेंज, ठीक है, ऑन क्लिक पे हम लिख देते हैं ऑन चेंज और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद हम जब सेलेक्ट को ओपन करते हैं तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन कोई वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं तब वो हमारा एक मैसेज आ रहा है हाय। ये क्या है, ये ऑन चेंज, जैसे हम वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं वो मैसेज को आ रहा है ना। अब इस चीज को हमने अलर्ट के थ्रू समझा, ठीक है। अब इस चीज को हमने अलर्ट के थ्रू समझा। सबकी वाइज आ रही है ना सबको, सबको वाइज आ रही है? यस सर। ओके, तो इस इस चीज को अभी तक तो हमने अलर्ट के थ्रू समझा कि अलर्ट में मैंने चलो कि अलर्ट में मैंने सेलेक्ट में ऑन चेंज लगा दिया तो ऑन चेंज पे वैल्यू जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं बार बार तो बार बार अलर्ट आ रहा है, ठीक है। इस चीज को मैंने ऐसे समझा, लेकिन इसी को हम लोग कुछ अलग थ्रू से भी समझते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है, वैल्यू गेट करके समझते हैं। वैल्यू गेट करना क्या होता है कि हम इस ऑन चेंज पे वैल्यू गेट करके समझते हैं कि अगर हम रेड पर क्लिक करें तो हमारा एक बॉक्स हो वो रेड हो जाए, अगर हम ग्रीन पर क्लिक करें तो वो बॉक्स क्या आ जाए, ग्रीन हो जाए। तो अगर हम ऐसा वर्क करना करके सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम तो जाते हैं अपने कोड में और कोड में जाने के बाद एक सबसे पहले डिव टैग ले लेते हैं, ठीक है। इस डिव टैग में इसकी एक आईडी दे देते हैं बॉक्स नाम का, ठीक है, इसकी एक पार्टिकुलर आईडी दे देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, तो जब हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, जब हम पेज को क्या कर रहे हैं रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो बॉक्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोग को कि एक आईडी ले लेते हैं सेलेक्ट का भी, एक आईडी ले लेते हैं सेलेक्ट का भी। सेलेक्ट का शॉर्टकट होता है SLT, तो SLT नाम का एक आईडी ले लेते हैं। अब हम चलते हैं स्टाइल में, जो थोड़ा बॉक्स की स्टाइलिंग कर देते हैं। तो बॉक्स की स्टाइलिंग कैसे होगा, जैसे बॉक्स में हम थोड़ा सा जैसे सेलेक्ट की भी स्टाइलिंग थोड़ा सा कर देते हैं। तो बॉक्स की स्टाइलिंग देने के लिए उसकी हमने एक आईडी लिया हुआ है बॉक्स नाम का, उसमें हम लोग CSS दे देते हैं कि जो उसकी विड्थ है वो 300 पिक्सल हो जाए, ठीक है, 300 पिक्सल हो जाए। उसकी जो हाइट है वो कितना हो जाए, 300 पिक्सल हो जाए। उसकी जो हाइट है वो कितना हो जाए, 300 पिक्सल हो जाए। और उसकी जो हाइट हो जाए वो 300 पिक्सल हो जाए। और उसकी जो बॉक्स है किसकी, उसकी बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर तो हमको चेंज करना है, तो उसकी बॉर्डर कितना हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड उसकी बॉर्डर हो जाए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं आउटपुट, तो एक बॉक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, और एक ड्रॉप डाउन भी आ गया। अब थोड़ा सा इसका मार्जिन भी सही कर देते हैं। मार्जिन के लिए क्या लिखते हैं, मार्जिन ना, मार्जिन कितना कर दें, हम दे देते हैं टॉप से 13 पिक्सल, उसके बाद से
0 पिक्सल दे देते हैं, उसके बाद से 5 पिक्सल दे देते हैं, फिर 5 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारा चारों तरफ से मार्जिन से टॉप से 13 पिक्सल हो गया और 0 5 5 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें जब हम रेड पर क्लिक करें तो हमारा ये बॉक्स रेड हो जाए, जब हम ग्रीन पर क्लिक करें तो ये बॉक्स हमारा ग्रीन हो जाए। ऐसा कुछ हम ऑन चेंज पे चाहते हैं कि हमारा ऑन चेंज पे ऐसे वर्किंग करे। ठीक है, तो ऐसे वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसे वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट में जाने के बाद से ये अलर्ट को अब हमको हटा देना है, रिमूव कर देना है, और इसके अंदर एक वेरिएबल, इसके अंदर फंक्शन डेमो के अंदर एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे। किस नाम से? तो SLT नाम से एक हमने उसकी वेरिएबल ले लेंगे और उसमें SLT में उसकी आईडी को क्या कर लेंगे? गेट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमारा क्या है? SLT सेलेक्ट वाला। ठीक है, इसको गेट कर लेते हैं। उसके बाद से सेकेंड हमारा वेरिएबल है बॉक्स नाम का, इस बॉक्स की आईडी को भी गेट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस बॉक्स की आईडी हमारी क्या है? तो इस बॉक्स की आईडी हमारी है बॉक्स। ठीक है, अब देखो इतना काम हम लोग कर लिए। अब हमको करना क्या है? अब हमको करना ये है कि जब हम रेड पर क्लिक करें तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो बॉक्स के स्टाइल में, बॉक्स के स्टाइल का बैकग्राउंड, बॉक्स के स्टाइल का बैकग्राउंड में जो SLT की वैल्यू है, SLT की जो वैल्यू है वो पास हो जाए। ठीक है, सिंपल। बॉक्स के स्टाइल के बैकग्राउंड में SLT की वैल्यू क्या हो जाए? पास हो जाए। अब हम चलते हैं यहाँ पर, पेज को क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर जब हम सेलेक्ट करते हैं ग्रीन, तो हमारा पेज ग्रीन हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं, मैंने क्या लिया नहीं है, आईडी हमने लिया SLT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ऑन चेंज मैंने डेमो कॉल किया है। अच्छा, मैंने वैल्यू नहीं पास किया है। अब ये वैल्यू को गेट करना है, समझ रहे आप लोग? अब हमको वैल्यू भी तो गेट करना है। वैल्यू कैसे पता चलेगा कि वैल्यू हमारा क्या है? वैल्यू कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा वैल्यू ये रेड है? तो इस वैल्यू को गेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन में आता है वैल्यू। अगर आप यहाँ वैल्यू रेड कर दो, यहाँ पर वैल्यू ग्रीन कर दो, यहाँ पे वैल्यू क्या कर दो? ऑरेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू येलो कर दो। ठीक है, अब वैल्यू हमारा ये गेट होगा, SLT की वैल्यू, SLT की वैल्यू, इसके अंदर के ऑप्शन की वैल्यू अब हमारा गेट होगा। अब हम जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट में ग्रीन क्लिक करते हैं तो हमारा बॉक्स क्या हो गया? ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर हम ऑरेंज क्लिक करते हैं तो हमारा बॉक्स क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पर हम जाते हैं, येलो क्लिक करते हैं तो हमारा बॉक्स क्या हो गया? येलो हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं, रेड क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो गया? बॉक्स रेड हो गया। ये जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ऑन चेंज पे, हमारा ये क्या हो रहा है? वैल्यू का चेंज हो रहा है। जैसे ऑरेंज कर रहे हैं ऑरेंज हो रहा है, ग्रीन कर रहे हैं ग्रीन हो रहा है। तो समझ में आया सबको? ऑन चेंज क्या कर रहा है? बताइए, समझ में आया सबको? जी सर। ठीक है, जिसको समझ में आया बताइएगा। एक बार और बता दें, यतेंद्र समझ में आया कि बता दे एक बार और?
जी सर, बता दो एक बता बार। दीजिए सर। ये कलर वाला सर, जब अपन क्लिक करते हैं वो समझ में नहीं आया सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम सेलेक्ट टैग लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेलेक्ट टैग ले रहे हैं, उसके अंदर हम ऑप्शन ले रहे हैं कि हमको ऑप्शन में रेड ले रहे हैं, उसके बाद से ग्रीन ले रहे हैं, ऑरेंज ले रहे हैं, येलो ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से अब हमारा यह कहना है कि जब फंक्शन बना रहे हैं डेमो नाम का, अब इस फंक्शन पे अगर हम ऑन क्लिक कर दें, इस फंक्शन पे अगर हम ऑन क्लिक कर दें, ऑन क्लिक करने के बाद जब हम ऑन क्लिक पे जब हम ऑन क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मैसेज क्या आ रहा है ये देखते हैं। तो जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ऑन क्लिक करते ही हमारा वो आ जाए। ठीक है, आ रहा है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू समझिए। ठीक है, यहाँ पर समझिए जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ये हाई का मैसेज आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, फिर रेड आ रहा है। तो ऑन क्लिक करते ही वो हमारा मैसेज आ जा रहा है। बात समझिएगा, यहाँ पर हम अलर्ट को भी हटा दें, इस अलर्ट को हम हटा देते हैं, उसके बाद भी पेज को रिफ्रेश करते हैं, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ये रेड वैल्यू आ रहा है ना। चेंज ग्रीन भी आएगा जैसे आप लोग क्लिक करोगे, लेकिन हम जब सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ग्रीन पर क्लिक करें वैल्यू, तब ग्रीन आना चाहिए, ना कि क्लिक पे आना चाहिए। चेंज हम पढ़ रहे हैं ना, तो इस ऑन क्लिक की जगह जैसे हम ऑन चेंज लिख रहे हैं, ऑन चेंज लिख रहे हैं, अब पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, तो अब हम क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, क्लिक करने पे वो रेड नहीं आ रहा है। अब हम कोई वैल्यू सेलेक्ट कर दें, तब उसके ऑन चेंज पे, सेलेक्ट के ऑन चेंज पे रेड के जगह ऑरेंज के चेंज पे, ऑन चेंज पे ऑरेंज आ रहा है। जैसे ही हम येलो क्लिक करेंगे, येलो के ऑन चेंज पे येलो आ रहा है, रेड के ऑन चेंज पे रेड आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। तो जैसे वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे हमारा मैसेज आ रहा है, ना कि ऑन क्लिक पे आ रहा है। समझ में आया यतेंद्र। जी सर। हाँ, तो वैल्यू के ऑन चेंज पे हमारा ये मैसेज आ रहा है। कोड देख लीजिए एक बार आप लोग। सर इसमें अलग अलग इमेज भी तो लगा सकते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे ऑन चेंज का यूज जब आप लोग करोगे प्रोग्राम में, तो कभी कभी आपके पास आता है सेलेक्ट टैग, कभी कभी आता है चेक बॉक्स आता है कि एस या नो, या कभी कभी आता है मेल या फीमेल, एस या नो, हॉबीज चेक करने के लिए आता है, सिंगिंग डांसिंग ऐसा आता है हॉबीज चेक करने के लिए। तो उस चेक बॉक्स पे ऑन चेंज मेथड लगाते हैं कि यदि वैल्यू हमारा एस इफ है तो एस आए, नहीं तो नो आए। तो अगर ऐसा काम करना हो हमारे प्रोग्राम में, हमारे फॉर्म में, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है मनीषा, हम लोग इसमें इमेज को भी जैसे सेलेक्ट टैग होता है तो सेलेक्ट टैग में हम ऑन चेंज लगा सकते हैं, जैसे क्लिक करें तो वो ऑन चेंज मेथड यूज करें। इमेज चेंज करने के लिए मैंने बताया था ना इमेज स्लाइडर। यस हाँ, सर। तो ऐसे वर्किंग कर सकते हैं। इसमें आप लोग और सारी वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने तीन ही वैल्यू, चार वैल्यू पास किया है, यहाँ पर मैंने इतना सारा वैल्यू पास कर दिया। अब येलो के जगह अगर हम लोग क्या लिख दें, येलो की जगह हम लोग लिख देते हैं पर्पल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लिख देते हैं पर्पल। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिख देते हैं
यहाँ आप लिख देते हैं ब्लैक। ठीक है, अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं पर्पल तो पर्पल आ रहा है, चेक करते हैं ये तो ये आ रहा है, उसके बाद ब्लैक कर रहे हैं तो ब्लैक आ रहा है, रेड कर रहे हैं रेड आ रहा है। अगर रेड पे, अगर ग्रीन पे वैल्यू हम पास कर दे रेड तो क्या आएगा? ग्रीन पे जो वैल्यू लिखेंगे, जो भी हम वैल्यू में पास करेंगे, वैल्यू में हमने पास कर दिया रेड और ड्रॉप डाउन में मैंने लिखा है ग्रीन, तो मैसेज क्या आ जाएगा? हमने तो पास किया है क्या? हमने पास किया हुआ है कि हमने पास यही किया है ना कि यहाँ पर हमने पास कर दिया है ग्रीन और वैल्यू पास किया है रेड, तो मैसेज क्या आएगा? वैल्यू के ऑप्शन को गेट कर रहा है वो मैसेज। यहाँ पर जो भी वैल्यू में हम पास कर रहे हैं उसको गेट कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा SLT के वैल्यू डॉट वैल्यू, SLT के डॉट वैल्यू को गेट कर रहा है। ठीक है, SLT के डॉट वैल्यू को क्या कर रहा है? गेट कर रहा है, वो बॉक्स का स्टाइल बैकग्राउंड करने के लिए। तो जो SLT के अंदर जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू को ये क्या कर रहा है? गेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑन चेंज मेथड अगर हमको कहा दिया जाए लगाना है तो आप लोग लगा सकते हैं, बताइए सभी लोग। सर अभी हम किए हैं, नहीं आ रहा है मेरा, बस कलर बॉक्स नहीं आ रहा है, बॉक्स में बॉक्स कलर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? यस सर। क्यों, आपने क्या सेम लिखा है? यस सर। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा कोड का, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। तो इसके बाद हम लोग सेम काम कंसोल में आप लोग कीजिएगा जैसे मैंने डॉक्यूमेंट और राइट में पढ़ाया है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? बूट स्ट्रैप। ठीक है आदित्य, बूट स्ट्रैप पढ़ा जाएगा उस, ठीक है आदित्य सर बूट, हाँ एक बार कोड दिखा दीजिए। ठीक है आदित्य, बूट स्ट्रैप क्या होता है आज थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ बूट स्ट्रैप के बारे में। आप लोग कल इसको थोड़ा आज रीड कीजिएगा। मैं वेबसाइट बता देता हूँ कि बूट स्ट्रैप क्या होता है, इसका वेबसाइट कहाँ पे होता है और इसको कैसे रीड करना है। तो आप लोग आज रीड कीजिएगा फिर हम बताएंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं बूट स्ट्रैप का। तो आदित्य बूट स्ट्रैप क्या होता है, कुछ पता है आपको? सर शायद फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क नहीं, शायद नहीं होता है फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं बूट स्ट्रैप जो होता है वो हमारा CSS और JS का क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, क्यों फ्रेमवर्क होता है कि इसमें JS की भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं और CSS की भी पाई जाती हैं। और फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को बहुत शॉर्ट में कर देना। जैसे CSS बूट स्ट्रैप का अगर आप यूज क्यों करते हैं हम लोग, पेज को रेस्पॉन्सिवनेस और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि हम वेब पेज को अपने थोड़ा रेस्पॉन्सिव भी कर दें। रेस्पॉन्सिव के साथ साथ ये वेब पेज को अट्रैक्टिव भी बनाता है, थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी अच्छी दिखती है बूट स्ट्रैप से। ठीक है, तो हम लोग बूट स्ट्रैप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा वेब पेज का स्टाइलिंग कैसे जा रहा है, कैसे अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो बूट स्ट्रैप का मतलब यही होता है कि वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है RWD, इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव वेब पेज, वेब पेज डिजाइन। ठीक है, बूट स्ट्रैप से करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि वो मोबाइल व्यू पे या डेस्कटॉप व्यू पे या टैबलेट व्यू पे, जिस व्यू पे आप करना चाहते हो उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट साइज, फॉन्ट, उसकी स्टाइलिंग अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। तो बूट स्ट्रैप का मतलब होता है पेज को
अब देखिए, अब मैं यहाँ पर ये भी एक आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हम तो मीडिया क्वेरी से भी वेब पेज को रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं ना, बताइए। वेब पेज को अगर रेस्पॉन्सिव करना हो तो मीडिया क्वेरी से भी कर सकते हैं CSS में, लेकिन हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हैं? और बूटस्ट्रैप के अलावा भी तो कोई फ्रेमवर्क होगा कि जो वेब पेज को रेस्पॉन्सिव करता हो, सिर्फ बूटस्ट्रैप तो नहीं है, हम उसका यूज क्यों नहीं करते हैं? तो क्या होता है कि CSS में मीडिया क्वेरी का यूज जब हम करते थे तो एक एक टैग का पार्टिकुलर हम मीडिया क्वेरी में जाकर CSS देते थे। जैसे मुझे क्लास बॉक्स में CSS देना है, उसको हमको रिस्पॉन्सिव करना है, तो हम बॉक्स की स्टाइलिंग करते हैं, फिर बॉक्स लेते हैं, फिर मीडिया क्वेरी लगाते हैं, फिर उसमें हम कोड लिखते हैं। तो पार्टिकुलर क्लास को लिखना पड़ता है, वो जैसे लेंथी हो जाता है। तो मीडिया क्वेरी का यूज करके हम पेज को जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो पार्टिकुलर क्लास का हमको CSS देना पड़ेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या होती है कि बनी बनाई क्लासेस पाई जाती हैं और उसका यूज करके हम इजीली पेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि और सारे भी तो फ्रेमवर्क हो सकते हैं पेज को रिस्पॉन्सिव करने का, हम बूटस्ट्रैप का ही क्यों यूज करते हैं? तो वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करने के बहुत फ्रेमवर्क हैं, जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, जिसमें कुल देखा जाए तो 8 फ्रेमवर्क होते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। 8 फ्रेमवर्क होते हैं, जिसमें बूटस्ट्रैप जो होता है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क होता है पेज को रेस्पॉन्सिव करने के लिए। तो हम लोग बूटस्ट्रैप का ही यूज करते हैं, लगभग 99% बूटस्ट्रैप का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का यूज करके हम वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं, पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो एक साइट बता रहे हैं जिसका नाम है, यहाँ पर अगर आप बूटस्ट्रैप लिखोगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप लिखोगे तो एक खुल जाएगा वेबसाइट, और इसके लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट्स विथ बूटस्ट्रैप, बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट विथ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के साथ हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को फास्टली यूज कर सकते हैं। पावरफुल एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट build and customize with SAS utilize pre-built grid system and components and bring projects to life with powerful JavaScript plugins, ठीक है। तो इसका भी यूज करके हम बूटस्ट्रैप को रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए हम इसके रीड डॉक्स में जाते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद से समझाया हुआ है कि बूटस्ट्रैप CSS एंड JS का कैसे लिंकिंग कर सकते हैं, तो इसके CDN को कैसे लिंक कर सकते हैं, बिना बूटस्ट्रैप के CDN से हम कैसे पेज को रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें बताया गया है। ये लिंक हम ग्रुप में शेयर करेंगे, आज आप लोग रीड कीजिएगा और कल से हम लोग बूटस्ट्रैप को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। शायद कल छुट्टी रहे आप लोग की, 2 अक्टूबर है, कल मैं ऑफ रखूँ क्लास, तो आइए सर। ठीक है, कोशिश करते हैं कल वैसे ऑफिस तो बंद रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि रूम से पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर रूम पे फ्री रहते हैं तो पढ़ा देंगे, ठीक है, कल रूम से ही पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो आप लोगों की क्लासेस कल बूटस्ट्रैप से स्टार्ट होंगी। हाँ बिल्कुल। आप सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक एक ही है कि डिफरेंस है? नहीं, अलग को है। डायनेमिक मतलब क्या है कि हम यहाँ इस वेबसाइट पे हैं, इस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि पेज को डायनेमिक मतलब जो ऑनलाइन साइट चल रही है,
इसके पेज को इसके कोड में बिना जाए हमारे पास एक कंट्रोल पैनल हो, एडमिन पैनल हो, वहां से हम इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर दे, ना कि उसके कोड में बिना गए। मतलब डायनेमिक में डेटाबेस का यूज करते हैं और जो स्टैटिक होता है उसमें डेटाबेस का यूज नहीं करते हैं। रेस्पॉन्सिव मतलब पेज को रेस्पॉन्सिव करे। जैसे ये हमारी इकाना टेक्नोलॉजीज की साइट है, हमारी इकाना टेक्नोलॉजीज की क्या है, ये साइट है। अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट जब हम करते हैं राइट क्लिक करके, जब हम पेज को इंस्पेक्ट करते हैं तो ये देखिए, जब हम इसको ऐसे ले जाते हैं मोबाइल व्यू पे तो ये रेस्पॉन्सिव हो गया, मतलब ये मोबाइल व्यू पे अपने अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिव है। डायनेमिक का मतलब है कि हम डायनेमिक ये लोगो चेंज कर दे, ये टेक्स्ट चेंज कर दे बिना कोड में जाए। समझ रहे हो आप? तो डायनेमिक में डेटाबेस का यूज होता है। वो क्वेश्चंस आप अलग ही पूछ दिए, डायनेमिक और रेस्पॉन्सिव दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको कल। ठीक है, ठीक है आदित्य? ठीक है सर। ओके ओके, कल हम क्लास लेंगे आप लोग का वैसे। ठीक है, आफ्टरनून में ले सकते हैं 1 घंटे। ठीक है, मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में सबको। थैंक यू सर। ओके, इतना रिवीजन कीजिएगा आप लोग। अगर जेएस में कोई भी प्रॉब्लम आता है ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा। ओके।